हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर के काजेस, इसके कारण क्या होते हैं, इसका वेक्टर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट क्या होता है, और जिन व्यक्तियों को डेंगू हो जाता है उन्हें अपनी डाइट में कौन सी चीज़ों को ऐड करना चाहिए। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो डेंगू फीवर होता है वो एक वायरल फीवर होता है और इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। जिन व्यक्तियों को डेंगू होता है उनके जोड़ों में और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस वजह से इसे ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अगर काज की बात करें तो यह डेंगू वायरस, जिसे हम DENV वायरस बोलते हैं, उसकी वजह से यह हो जाता है। ये डेंगू वायरस फ्लेविब्रिडी फैमिली का मेंबर होता है और इसके सीरोटाइप्स होते हैं जो कि DENV1 से DENV4 तक होते हैं, यानी 4 सीरोटाइप्स इसके होते हैं, जिसमें DENV2 जो है वो कॉमन होता है। और इसकी बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA वायरस होता है। और इसके वेक्टर को देखें तो जो डेंगू को फैलाने के लिए, जो बीमारी को स्प्रेड करने के लिए जो वेक्टर होता है वो एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो होता है, या एक व्यक्ति से अगले व्यक्ति को तक बीमारी को फैलाने का काम करता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। तो इसमें जो एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो होता है वो इसको स्प्रेड करने के लिए इस वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो डेंगू की साइकिल होती है उसके बारे में देखेंगे। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्किटो, जो एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो है, वो जब इसके ब्लड को मील कर लेता है तो इसका ब्लड मच्छर की के मिडगट में पहुंच जाता है। और इसके ये मिडगट में जब पहुंच जाता है तो उससे ये 8 से 10 दिन बाद इसके सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है। और जब इसकी ये लार ग्रंथि में पहुंच जाता है, फिर यह मच्छर जब किसी अगले व्यक्ति को काटता है तो यह वायरस इसकी लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड से उस पर्सन की बॉडी में चला जाता है। इससे वो अगला पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो एक मच्छर जो है वो सिवरल ह्यूमंस को, यानी बहुत सारे व्यक्ति को भी इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। और जब ये मच्छर इस व्यक्ति को बाइट करेगा तो उस जो वायरस है वो इसकी बॉडी में जाएगा। उस जाने के उसके 4 से 7 दिन बाद उसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 7 दिन होता है। जब वायरस बॉडी के अंदर पहुंचता है, फिर वो वायरस जितने दिन बाद सिम्टम्स शो करता है उसके बीच का जो समय पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इस तरीके से यह मच्छर जो है एक व्यक्ति से अगले व्यक्ति में बीमारी फैला देता है, तो इसे हम इसकी साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंगू फीवर्स के सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स को हम 2 एस्पेक्ट्स में देखेंगे। पहला जो माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स और सेकंड जो है वो सीवियर डेंगू के सिम्टम्स। माइल्ड में जो होता है वो फीवर, हाई फीवर आता है, इसे 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर हो जाता है, व्यक्ति को हाई फीवर हो जाता है और यह 2 से 7 दिन तक लक्षण दिखते हैं। और इसमें सीवियर हेडेक हो जाती है, बॉडी में पेन होता है और जो आंखें होती हैं उनके बिहाइंड पेन हो जाता है, आंखों के चारों तरफ पीछे आपको पेन, बहुत ज़्यादा दर्द हो महसूस होता है और नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। आपकी ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकती है, आपकी मसल और जो जॉइंट पेन है वो ज़्यादा, जॉइंट्स जो हैं वो पेन होंगे, आपकी मसल में एंक दर्द हो सकती है। जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन इसमें सिम्टम्स है और आपकी बॉडी पे रेसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और 3 से 7 दिन तक जो फर्स्ट सिम्टम्स रहते हैं, और जब सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये कम हो जाता है, 100 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट तक ये रह जाता है। तो इसके अगर सीवियर सिम्टम्स को देखें तो जैसे कि एब्डोमिनल पेन, आपको के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द आपको देखने को मिल सकता है, आपको वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, आपकी जो ब्रीदिंग है वो रैपिड हो सकती है, आपकी जो गम्स हैं, जो गम्स होते हैं जो उनमें ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी उल्टी में ब्लड आ सकता है, वोमिट में ब्लड आ सकता है, आपको थकान फटीग महसूस हो सकती है और रेस्टलेसनेस जैसी कंडीशंस होती है जब सीवियर कंडीशन होती है डेंगू की। तो डेंगू में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशंस में हमें पैरासीटामॉल यूज करनी होती है और इस कंडीशन में हमें एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जैसी टेबलेट्स का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि ये ब्लड थिनर होती हैं और डेंगू में ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो क्लोटिंग क्षमता जो बॉडी की है वो कम हो जाती है और ब्लड ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, तो इन टेबलेट्स को यूज नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें अपनी मर्जी से कोई भी टेबलेट यूज नहीं करनी है। जब कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कोई मेडिसिन तो भी आपको मेडिसिन वो यूज करनी है, अदरवाइज कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंगू के टेस्ट के बारे में। डेंगू में कौन कौन से टेस्ट हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, जिसे हम नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। तो यह एक एंटीजन टेस्ट होता है, इसके लिए मार्केट में किट भी आती हैं, इससे हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। इसमें जो होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसके सीरम में हम 1 से 5 दिन में फीवर होता है, जो उसमें हम इन एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट। ये
जो सिम्टम्स आते हैं उसके 5 दिन बाद हमें ये टेस्ट देखने को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो। और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कॉमन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम CBC बोलते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कितनी हैं, हीमोग्लोबिन कितनी है और बहुत सारी जो ब्लड के मेन कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में भी जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डेंगू के ट्रीटमेंट में। तो डेंगू का जो ट्रीटमेंट होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फीवर, हाई फीवर हो जाता है व्यक्ति को, तो उस केस में हम पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं जो कि 500 mg, या हाई फीवर में 650 mg भी यूज होती है, जो कि दिन में 2 से 3 बार यूज की जा सकती है 7 से 8 दिन तक। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के ही प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है, आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी ट्रीटमेंट यूज नहीं करना है। और जब व्यक्ति को वोमिटिंग या गैस या एसिडिटी भी हो जाती है साथ में, तो उसे पेंटाप्रोजोल जो होता है, जो एंटी एसिड होता है, उसका यूज किया जाता है। पेंटोसिड 40 के नाम से भी ये मार्केट में टेबलेट्स आती हैं जिन्हें खाली पेट भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है केरीपिल टेबलेट्स होती हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक टेबलेट्स होती हैं जो पपाया होता है, जो पपाया से के एक्सट्रैक्ट से बनी होती हैं, इसको यूज किया जाता है। और ORS पाउडर का भी यूज किया जाता है, IV फ्लूइड्स को भी यूज किया जाता है जब डेंगू किसी व्यक्ति को हो जाता है। और हमें डेंगू में लिक्विड डाइट जो होती है, डॉक्टर इस डाइट के लिए बोलते हैं कि आप लिक्विड डाइट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेंगू में जो एंटीबायोटिक्स। वैसे तो वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन तब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को सिम्प्टोमेटिक तरीके से एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। जिसमें जो एंटीबायोटिक होती है वो होती है एमोक्सिक्लेव 625 mg की एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। यह एमोक्सिक्लेव 625 के नाम से मार्केट में मिल जाती है। और नेक्स्ट जो है वो बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, बोन्स में पेन होता है डेंगू के केस में, तो हम डाइक्लोफिनेक का यूज करते हैं, या एक पेन किलर होता है, इसका यूज किया जाता है दर्द को कम करने के लिए। और जिन पेशेंट्स में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन आ जाती है, जिन व्यक्ति में 10,000 या 20,000 इतनी कम प्लेटलेट्स हो जाती हैं, तो उस कंडीशंस में उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और डॉक्टर जो हैं वो प्लेटलेट्स भी IV पेशेंट्स को दे सकते हैं, या फिर ब्लड इन्फ्यूजन भी पेशेंट्स को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट जो है वो यूज किया जाता है जब किसी भी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को डेंगू हो जाता है उसे अपनी डाइट में किन चीज़ों को ऐड कर लेना चाहिए। जैसे कि जो कीवी फ्रूट्स होता है उसे हमें अपनी डाइट में यूज़ कर लेना चाहिए, और गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट वाटर का यूज़ करना चाहिए। कोकोनट जो वाटर आता है मार्केट में, उसे हमें उसका जूस पीना चाहिए। पोमग्रेनेट यानी कि अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि पपाया लीव्स या पपाया का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें पपाया लीव्स को खाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डेंगू को रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।